Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's me Namul Ashoktai, your teacher in physics, and we have to discuss today's topic, that is RLC series and parallel circuit, and this is chapter number 16. So first of all, just before starting our topic, we have to discuss some key points regarding today's topic, so that's why we may discuss each and every aspect of this topic. In these points, we have to talk about what is RLC series circuit. Next, we have to talk about the circuit diagram. Next, we have to explain the RLC series circuit by the impedance diagram. And next, we have to talk about the resonance frequency. Next, we will discuss the properties of the RLC series circuit by having resonance frequency. And next, we have to talk about RLC parallel circuits. So students, first of all, we have to define the RLC series circuit. RLC series circuit is a circuit that is excited with the alternating voltage source whose frequency can be varied, and the circuit is also provided three basic circuit elements which are resistor, capacitor and inductor. Such a kind of circuit is called the RLC series circuit. दोबारा दोहराऊंगा, एक ऐसा सर्किट दैट इज एक्साइटेड विद अल्टरनेटिंग वोल्टेज और इसकी अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू को तब्दील किया जा सकता है, और इस सर्किट के अंदर तीन कंपोनेंट जोड़े जाते हैं जिनमें रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर हैं, और ये तीनों कंपोनेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं। इस किस्म के सर्किट को हम RLC सीरीज सर्किट कहेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें याद रखिएगा कि तीनों कंपोनेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और हम चैप्टर नंबर 13 में गालिबन पढ़ चुके हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेसिक्स यहाँ पे भी वही हैं कि जब कंपोनेंट्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो करंट की डायरेक्शन एक रहती है। जब करंट की डायरेक्शन एक रहती है तो करंट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू द इम्पीडेंस ऑफ द ओवरऑल सर्किट, करंट की वैल्यू इन तमाम कंपोनेंट्स के लिए एक जैसी रहेगी। उसके बाद सर्किट डायग्राम को डिस्कस करते हैं। सर्किट डायग्राम हमें दिखाई गई है जिसमें एक सोर्स को रजिस्टर R है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C है और एक इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस L। इसके साथ ये तीनों कंपोनेंट जो है ना बस सोर्स के साथ जोड़ दिए गए हैं, और रेड कलर में I दिखाया गया है लिखा हुआ सोर्स के साथ, that is equal to the V by Z, where V is the voltage of the source and Z is the impedance of this circuit. That is a vector sum of the R, XC and XL. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम इम्पीडेंस को इस सर्किट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इनके जो पिछले हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे, लेक्चर्स थे, उनमें भी हमने इम्पीडेंस के हवाले से बात की थी। स्टूडेंट्स, इसमें सर्किट जो रजिस्टर दिखाया गया है उसमें जो वोल्टेज की वैल्यू है या वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर जो हैं उसको VR लिखा गया है, और इस VR को हम IR की इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। चूँकि I कांस्टेंट होगा, पहले हम I कैलकुलेट करेंगे। इसको हम सोर्स करंट बोल सकते हैं, इसको हम सर्किट करंट बोल सकते हैं। जब हमारे पास IC की वैल्यू होगी, IS की वैल्यू होगी, मीन सोर्स करंट की वैल्यू होगी, तो हम इस इक्वेशन VR को लगा के वोल्टेज अक्रॉस द कंपोनेंट ऑफ द रजिस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमें जो कंपोनेंट दिखाया गया है वो है कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए VC इज इक्वल टू IXC की इक्वेशन लगा के हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट हमें इंडक्टर दिखाया गया है, और इस इंडक्टर में हम वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर VL इज इक्वल टू IXL की इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लोअर बिल्कुल बॉटम पे इसकी देखिए Z लिखा हुआ है, और Z की कैलकुलेशंस का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, जो कि हम पहले जानते हैं कि Z बेसिकली इम्पीडेंस है, जो कि ओवरऑल एक कंबाइंड अपोजिशन है इन द फ्लो ऑफ द AC इन सच काइंड ऑफ द सर्किट्स, एंड दिस काइंड ऑफ द इम्पीडेंस मीन्स अपोजिशन इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंपोनेंट्स, मीन्स R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, और फिर स्क्वायर रूट लिया गया है। इसमें XL और XC को माइनस इसलिए किया गया है कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं या डायरेक्शंस हैं, स्पेशली डायरेक्शंस जो हैं वो अपोजिट होती हैं, क्योंकि एनर्जी ऑसिलेट करती है बिटवीन द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, सो दैट्स वाई XL और XC की डायरेक्शंस बदलती रहती हैं। और अगर हम रेजोनेंस सर्किट की बात करेंगे तो रेजोनेंस सर्किट में XC और XL दोनों बराबर होंगे। इसी तरह फेज का फार्मूला जो है वो भी इस पेज पे दिखाया गया है।
नेक्स्ट इज़ द इंडिविजुअल वोल्टेज सर्किट वेव फॉर्म, और इसमें दिखाया गया है कि जो रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज होते हैं वो इन फेस होते हैं। इस तरह इंडक्टर में जो वोल्टेज होता है दैट इज़ लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और कैपेसिटर के हवाले से जो वोल्टेज होते हैं अक्रॉस द कैपेसिटर आर लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। और राइट साइड पे अगेन हमें टॉप जो है वो टॉप पे वी एल दिखाया गया है। नेक्स्ट हमें जो अलोंग द एक्स एक्सिस है वी आर दिखाया गया है, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे वी सी दिखाया गया है। अगेन these are the three voltage of each of the components and they are not in phase, they are at the angle of 90 degree. नेक्स्ट इंडिविजुअल वोल्टेज को अगर हम देखा जाए, नेक्स्ट जो हम इम्पीडेंस डायग्राम को डिस्कस करेंगे उसको हमने 3 इंडिविजुअल डायग्राम्स में यहाँ पे दिखाया गया है। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले डायग्राम में आपको करंट आई पर्पल कलर का ग्राफ दिखाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं इस किस्म के सर्किट्स में करंट कांस्टेंट होता है, करंट की वैल्यू सेम होती है थ्रू ईच ऑफ द कंपोनेंट, सो इसको रेफरेंस माना जाता है। तो करंट आई को अलोंग एक्स एक्सिस रेफरेंस लिया जाता है, और फिर वी की वैल्यू इन द डायरेक्शन ऑफ आई होती है, क्योंकि हम जानते हैं एक रेजिस्टिव सर्किट के लिए वी एंड द आई इन फेस होते हैं। उसके बाद सेकंड डायग्राम जो मिड में है उसमें जो वी एल है दैट इज लीडिंग द करंट मीन्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और तीसरी डायग्राम में जो वी सी है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। नेक्स्ट हम इम्पीडेंस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिसाइड दी एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस जो हमने दिखाए। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने रेफरेंस की, और हमारा करंट जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस एज अ रेफरेंस यूज़ होता है क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं रेजिस्टर की, चूँकि हम इम्पीडेंस डायग्राम के हवाले से बात कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टर जो होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्स सी की कैपेसिटर रिएक्टिव कैपेसिटेंस की, और ये that is lagging behind the current by angle of 90 degree, so it is vertically downward. And next we have to show the vector of the XL, that is the inductive reactance, and it is leading by angle of 90 degree regarding the value of the current. So इस डायग्राम में हमने देखा कि I हमारे पास x एक्सिस पे है जिसको हमने रेफरेंस लिया, और R I के अलॉन्ग होगा। उसकी वजह यह है कि हम पढ़ चुके हैं रेजिस्टिव सर्किट में V एंड I रेजिस्टिव सर्किट में V एंड I इन फेज होते हैं, लिहाजा R भी हम I की डायरेक्शन में दिखाएंगे। और इसके अलावा कैपेसिटिव सर्किट में हम लोगों ने पढ़ा था कि करंट लीड करता है, सो दैट्स वाई एक्सी की वैल्यू वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई गई है, और इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज लीड करते हैं, करंट आर लैगिंग बिहाइंड, तो एक्सएल की वैल्यू जो है वो वर्टिकली अपवर्ड एट द एंगल ऑफ 90 डिग्री रिगार्डिंग आई दिखाई गई है। तो ये इम्पीडेंस डायग्राम है जिसमें हम जस्ट जो अपोजिंग फैक्टर्स हैं जैसे रेजिस्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, जैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, हम उनके हवाले से बात कर रहे हैं। डायग्राम को देखने के बाद अगर ये देखा जाए कि एट द हायर फ्रीक्वेंसी सर्किट किस तरीके से बिहेव करेगा। एट द हायर फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल एंड ओमेगा एल इज इक्वल टू द 2 पाई एफ एल। इस इक्वेशन से हमने एक रिलेशन लिया था कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मीन्स कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतनी एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जितनी एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो एक्सी पर डोमिनेट करेगा। इस तरह हमारा सर्किट जो होगा वो आर एल सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। इसी तरह अगर लो फ्रीक्वेंसी की बात की जाए, अगेन वी आर हैविंग द रिलेशन एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी आर 1 ओवर 2 पाई एफ सी, और ये इक्वेशन जाहिर करती है कि एक्स सी और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, लिहाजा जितनी फ्रीक्वेंसी हमारे पास लो होगी उतनी एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा होगी और वो डोमिनेट करेगी ओवर द एक्सएल, और हमारा सर्किट आर सी सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। और रेजोनेंस सर्किट में क्या होगा? रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी को, चूँकि हमारा वेरिएबल चेंजेबल फ्रीक्वेंसी है वोल्टेज सोर्स की, लिहाजा हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो जाएं, तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है जहाँ पे एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हो जाते हैं। इस स्टेज पे जो इम्पीडेंस है उसकी वैल्यू मिनिमम होती है। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
Again, the basic theme for the resonance frequency is that at this frequency XL and XC are equal. So हम XL और XC की वैल्यूज डालेंगे. ओमेगा R into L is equal to 1 over omega R into C, और omega R square is equal to 1 over LC, and then omega R is equal to 1 over under root LC. ओमेगा की वैल्यूज अगर हम पुट करें तो वो बन जाएगा 2 पाई एफ आर फॉर द रेजोनेंस, और 1 ओवर 2 पाई एल स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, और एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी. ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक एक्सप्रेशन बन जाता है. और इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल और एक्सी ये दोनों बराबर होंगे, हम पहले बात कर चुके हैं. और हमारा सर्किट जो है वो एक रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा. आपको डायग्राम में दिखाया गया है एक्सएल आउटवर्ड है, एक्सी डाउनवर्ड है. अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों एक दूसरे को ग्रीन और ब्लू वाले जो वेक्टर हैं वो कैंसिल कर रहे होंगे, और बाकी हमारा लाइट ब्लू कलर का आर रेजिस्टिव वेक्टर जो है ना वो रह जाता है. इसका मतलब ये है, हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमारा सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा. नेक्स्ट वी हैव टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा. रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन अभी हमने जो डिराइव किया है, एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट एल सी, ये उसकी फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन है. सेकेंड चीज़ ये है कि इम्पीडेंस क्या होगी, क्योंकि अभी हमने इसी पॉइंट पे डिस्कस किया है कि एक्सएल और एक्सी दोनों कैंसिल कर रहे हैं, लिहाजा हमारा सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा, और उस वक्त उसकी इम्पीडेंस कम से कम होगी. और चूंकि वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करता है और रेजिस्टिव सर्किट में V एंड द I इन फेज होते हैं, लिहाजा पावर फैक्टर अगर देखा जाए I भी कॉस ऑफ थीटा, तो पावर फैक्टर हमारे पास कॉस ऑफ थीटा 1 होगा. तीसरा पॉइंट ये है कि इम्पीडेंस चूँकि मिनिमम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी. अगर इम्पीडेंस ऑफ मिनिमम है तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए. यहाँ पॉइंट नंबर 3 में हमें जस्ट इम्पीडेंस के हवाले से बात की गई है, और इस पॉइंट नंबर 3 में जो हमें ग्राफ दिखाया गया है, इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है और वर्टिकल एक्सिस पे रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस दिखाई गई है. और आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की वो मिनिमम है. जब हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से राइट वर्ड आगे मूव करेंगे तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के. तो मींस के रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप राइट वर्ड आगे जाएंगे, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, और जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बैकवर्ड टूवर्ड द जीरो मूव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है, और फ्रीक्वेंसी कम होने से एक्सी की वैल्यू बढ़ती है. मींस दोनों साइडों पे ओवरऑल जो इम्पीडेंस है वो बढ़ेगी, तो करंट की वैल्यू जो है ना वो अगेन कम होना शुरू हो जाएगी. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस इज पॉसिबल एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. फोर्थ पॉइंट पे कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V नॉट हो तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट I नॉट होगी, जो कि V नॉट बाय R के बराबर होगी. चौथे पॉइंट में हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द I नॉट के हवाले से बात की है. और पांचवा पॉइंट ये है कि एट द रेजोनेंस VL दैट इज़ अ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर, एंड द VC दैट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर मे बी मच लार्जर दैन द सोर्स वोल्टेज. इनकी वैल्यू सोर्स वोल्टेज से बहुत ज़्यादा होंगी. स्टूडेंट्स ये हमारा पांचवा पॉइंट था, और पांचवें पॉइंट को लिटिल बिट आपको एक सॉल्व एग्जांपल के तौर पर दिखाने के लिए एक एग्जांपल है यहाँ पे. और ये एग्जांपल मैं इसको दो हिस्सों में आपको दिखाऊंगा. एक हिस्से का स्पेशली जो हमने रेजोनेंस के हवाले से कैलकुलेशंस की भी हैं. इस एग्जांपल में कहा गया है कि a series RLC circuit containing a resistance of 12 ohm and inductance of the 0.15 Henry and the capacitor of 100 microfarad are connected in the series across 100 volts 50 hertz supply. Calculate the total circuit impedance, circuit current, power factor, draw the voltage phasor diagram etc. हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी, लेकिन मेरा जो टारगेट है मैं चाहता हूँ पॉइंट नंबर 5 को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं. और पॉइंट नंबर 5 जो था उसमें ये था कि VL और VC की वैल्यू VR के मुकाबले में ज़्यादा होती है, या VL और VC की वैल्यू सोर्स वोल्टेज के मुकाबले में ज़्यादा होती है. VR की वैल्यू को सोर्स वोल्टेज कहा जा सकता है क्योंकि उस कंडीशन में VL और VC जो होंगे वो दोनों आपस में कैंसिल हो रहे होंगे एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी.
इस डायग्राम में नेक्स्ट जो हमने इसको सॉल्व किया, इसमें वी एस वोल्टेज हमें 100 वोल्ट्स दिए गए थे, आर की वैल्यू 12 ओहम थी। उसके बाद इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल का फार्मूला लगा के 47.13 ओहम इसका रिजल्ट है। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, हमने इस इक्वेशन से 31.83 ओहम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैलकुलेट की है। हमने तीनों रेजिस्टेंस अब हमारे पास हैं, आर एक्सएल एक्सी। अगर हम जी की वैल्यू, इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो इन तमाम का वेक्टर सम से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन जो हमने पाइथागोरन थ्योरम यूज़ किया जी की वैल्यू के लिए, तो जी की हमारी टोटल वैल्यू 19.4 ओहम आ जाएगी। और जब हम आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहेंगे तो हमारे जो सोर्स वोल्टेज थे वो 100 थे, जो हमने इम्पीडेंस कैलकुलेट की है वो 19.4 है, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू होगी वो 5.14 होगी। 5.14 एम्पेयर हमारे तमाम कंपोनेंट्स के लिए ये वैल्यू एक जैसी रहेगी। करंट की वैल्यू आने के बाद हम वी आर, वी सी, वी एक्सएल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे इस हिस्से में आई मल्टीप्लाइड बाई आर, आई मल्टीप्लाइड बाई एक्सएल एंड एक्सी एट्सेट्रा, ये वैल्यूज़ आपको दिखाई गई हैं। ये डिफरेंट वोल्टेजेस की वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये वैल्यूज़ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे कैलकुलेट नहीं की गई। नेक्स्ट स्लाइड पे जो मैं दिखाना चाह रहा था वो ये था कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। अगेन अब हमारा सारा एम्फेसिस जो होगा वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के हवाले से होगा। तो अगेन वोल्टेज सोर्स 100 वोल्ट्स हैं, आर की वैल्यू हमारे पास 12 है, इंडक्टेंस जो है रिएक्टेंस एक्सएल हमने कैलकुलेट लास्ट टाइम किया हुआ था वही लिखा है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी लिखी है। लेकिन हम जानते हैं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जब हो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर होते हैं, लिहाजा एक्सी माइनस एक्सएल दोनों कैंसिल हो जाएंगे। लिहाजा हमारी जो जी की वैल्यू है, जो इम्पीडेंस है, वो आर के बराबर होगी, आर के बराबर होगी। आर था 12 ओहम का, लिहाजा हमारे पास जो ये जी की वैल्यू है वो जी 12 ओहम की होगी। अब यहाँ पे अगेन हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये आई की वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम रेजोनेंस सर्किट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और वी एस बाई जी हम इसको डिवाइड करेंगे, 100/12 8.33 एम्पेयर होगा। उसके बाद इस वैल्यू को हम आर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके वी आर, वी एल एंड द वी सी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दिखाने वाली बात यह है कि जब हम वी आर की बात करते हैं, अब वी आर को हम कह सकते हैं अपने जो है वो सोर्स वोल्टेज हैं एट्सट्रा, ये हमारे 100 वोल्ट्स आते हैं। और वी एल जो है उसके 392.7 और वी सी की वैल्यू जो है वो 264.9 आती है। तो हमारा जो पांचवा गालिबन जो जो प्रॉपर्टीज़ में था आर सी सर्किट में, उसमें वो ये था कि एट द रेजोनेंस वी एल एंड द वी सी मे बी मच ग्रेटर देन द सोर्स वोल्टेज। तो ये इक्वेशन में बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से वी एल और वी सी की वैल्यू सोर्स वोल्टेज के मुकाबले में ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट द आर एल सी पैरेलल सर्किट। अगेन सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि आर एल सी पैरेलल सर्किट क्या होता है। वही डेफिनेशन जो हमने पहले अभी दोहराई है कि एक एसी सर्किट है जिसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है और उसकी फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें 3 कंपोनेंट जो हैं वो इंडक्टर, कैपेसिटर और जो है वो रजिस्टर लगाए गए हैं, और ये सारे के सारे कंपोनेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े गए हैं। तो इस किस्म के सर्किट को हम आर एल सी पैरेलल सर्किट कहेंगे। अगेन आपको डायग्राम भी दिखाई गई है। स्टूडेंट्स इस डायग्राम में याद रखिएगा कि करंट की वैल्यू जो आई एस दिखाई गई है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगी, आई आर में, आई एल में और आई सी में, और ये तमाम वैल्यूज़ एक जैसी नहीं होंगी। तो जब करंट डिवाइड करता है तो करंट की वैल्यूज़ मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पैरेलल सर्किट्स में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर वो एक जैसे होंगे, लेकिन करंट की वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट होंगी, वोल्टेज एक जैसा होगा। अब बात होती है कि फेजर डायग्राम हम कैसे इसकी बनाएंगे। जब हम आर एस सीरीज सर्किट की बात कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि करंट सेम है और करंट को हमने रेफरेंस लिया था। तो यहाँ पे हमने आर एल सी पैरेलल सर्किट में कहा कि वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज को हम रेफरेंस के तौर पर लेंगे, एंड वोल्टेज वुड बी अलोंग द जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये आपको वी दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम को देखें, ये वी दिखाया गया है। उसके बाद जो है वो अपर वेक्टर ब्लू वाला जो है वो आई सी है, नीचे वाला आई एल है। और अगर
अगर नीचे ज़रा देखें लिखा हुआ है कि बिलो एफ आर, बिलो एफ आर का मतलब यह है कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो हमारा सर्किट जो है वो होगा वो इंडक्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। ये ग्रीन कलर की जो लाइन है वो बेसिकली आई एल माइनस आई सी को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रीन कलर की लाइन, तो ये इंडक्टिव सर्किट होगा। इसी तरह सेकंड हम डायग्राम, फेजर डायग्राम ये देख सकते हैं जो हमें दिखाई गई है, और ये है जी अबव एफ आर। अबव एफ आर का मतलब ये है कि हमारा जो सर्किट होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो हमारा सर्किट जो है वो कैपेसिटिव सर्किट के तौर पर बिहेव करेगा। अगेन यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है वो अपवर्ड दिखाई गई है, जो कि आई सी माइनस आई एल ग्रीन कलर में शो किया गया है, और वी हमारे रेफरेंस वोल्टेज हैं, आई आर येलो कलर का अलॉन्ग द वी है, क्योंकि हम जानते हैं वो इन फेज होता है। सो फेजर डायग्राम दिखाने के लिए सबसे पहली बात यह है कि वोल्टेज को अलोंग द रेफरेंस लिया जाएगा, और फिर उस रेफरेंस वोल्टेज के हवाले से बाकी तमाम तर जो करंट होंगे आई आर, आई सी, आई एल की कैलकुलेशंस की जाएगी। इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल के हवाले से बात की गई है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो निग्लिजिबली स्मॉल होती है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम याद रखेंगे कि कैपेसिटर ड्रॉ करता है लीडिंग करंट, और कॉइल ड्रॉज लैगिंग करंट, जो हमें डायग्राम में दिखाया गया है। एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगेन क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में बिहेवियर वही होगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आरएलसी सीरीज सर्किट में, मींस एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर होगी। अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर है और इनके वोल्टेजेस भी बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि आईसी और आईएल की वैल्यूज़ भी बराबर होंगी, जो हमें यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। आई सी अपवर्ड, आई एल डाउनवर्ड। अगर ये दोनों बराबर हैं, आई एल एंड आई सी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारा आई आर रह जाएगा अलॉन्ग दी रेफरेंस लाइंस वी। तभी हमने कहा कि हमारा सर्किट जो है वो एक रेजिस्टिव सर्किट के तौर पर बिहेव करता है। सर्किट रेजोनेंस में डिस्कस करते हुए हम दो बातें इसमें लिखते हैं कि एक्सी और एक्सएल दोनों बराबर हैं, और दूसरी चीज़ एडमिटेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। आर एल सी पैरेलल सर्किट में हम इम्पीडेंस की जगह एडमिटेंस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे कि आई सी और आई एल की वैल्यूज़ चूँकि इक्वल और अपोजिट हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, लिहाजा हमारा जो है वो सर्किट जो है वो ज़ीरो करंट विड्रॉ कर रहा होगा। एक्चुअली करंट की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि उसमें इंडक्टेंस जो कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम होती है। नेक्स्ट यहाँ पे सोर्स करंट और एडमिटेंस को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूले दिए गए हैं। अगेन जो सोर्स करंट हमने कैलकुलेट किया वो सिंपल आई आर, आई एल और आई सी की समेशन नहीं होगा, बल्कि उनका वेक्टर सम होगा, और वो आई आर स्क्वायर प्लस इंटू आई एल माइनस आई सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आई एस स्क्वायर, मीन सोर्स के करंट की वैल्यू है, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा वो आ जाएगा आई एस का। अगेन जब हम बात करते हैं एडमिटेंस की, एडमिटेंस इम्पीडेंस होता है, इम्पीडेंस जो है वो आई बाई जी होगा, आई एस बाई वी लिखा जाएगा उसको, और इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स एडमिटेंस जो है दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इम्पीडेंस। आई बाई जी का मतलब यह है कि ये इम्पीडेंस का रिवर्स है। प्रॉपर्टीज ऑफ द आरएलसी पैरेलल सर्किट्स में पहली प्रॉपर्टी ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अगेन वही 1/2 पाई अंडर रूट एल बाई सी एल इंटू सी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी कि इम्पीडेंस इज द मैक्सिमम, यहाँ पे हमने अभी डिस्कस किया, इसमें जो है वो इम्पीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि इम्पीडेंस मैक्सिमम था। यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिखाई गई है, इस डायग्राम को देखिएगा, इसके एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, जबकि वर्टिकल एक्सिस पे जी की वैल्यू या एडमिटेंस की वैल्यू दिखाई गई है, जो कि मैक्सिमम पीक आपको दिखाया गया है। और उसके दोनों तरफ जो है वो अगर हम एफ आर को क्रॉस करते हैं तो एक्स एल की वैल्यू बढ़ेगी, और एफ आर से अगर हम पीछे आएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास इम्पीडेंस की, कंबाइन इफेक्ट ऑफ दी एक्स एल एंड एक्स ई। चूँकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है आरएलसी पैरेलल सर्किट में, लिहाजा करंट की वैल्यू मिनिमम होगी, जो हमें इस ग्राफ में दिखाई गई है। अगेन करंट की वैल्यू देखें कहाँ पे है, ये बिल्कुल लोअर मोस्ट लेवल पे है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, और चौथे पॉइंट में अगेन द ब्रांच वैल्यू, द ब्रांच करंट आई एल एंड द आई सी में बी लार्जर देन द सोर्स करंट आई आर। अगेन इस चौथे कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसको
मैं डिस्कस करना चाहूँगा एक पैरेलल रेजोनेंस नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ रेजिस्टर 60 ohm, a capacitor of 120 microfarad and an inductor 200 millihenry is connected across a sinusoidal supply voltage which has constant output of the 100 volts at all frequencies. Calculate the resonance frequency, the quality factor, the bandwidth, etc. The circuit current at the resonance and the current magnification, etc. इस डायग्राम इस क्वेश्चन में भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि हमने कैलकुलेट करनी थी, लेकिन मैं जस्ट एम्फेसिस करना चाहूँगा अपने टॉपिक के हवाले से कि जो बातें मैं समझाना चाहूँगा अपने RLC पैरेलल सर्किट के लास्ट प्रॉपर्टी के हवाले से कि ब्रांच करंट IC एंड IL IR या IS के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। मैं IS IR को सेम साइंस में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जब IS IC और IL जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी जो है वो IR ही बचेगा और वही मेरा जो है वो सोर्स करंट के बराबर होगा। सो इसमें सबसे पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की है और फार्मूला यही था 1/2 पाई अंडर रूट LC और डाटा दिया गया था, उस डाटा से हमने 32.5 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की है। नेक्स्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस XL की वैल्यू कैलकुलेट की है। अगेन XL इज इक्वल टू 2 पाई FL फार्मूला लगा के जो कि 40.8 आया है। उसके बाद हमने XC की वैल्यू फाइंड की है। अगेन XC की वैल्यू भी 40.8 आई है। तो आप ये देख सकते हैं कि XC और XL दोनों बराबर हैं एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर R की वैल्यू 60 ओहम हम लिखें जो हमें दी गई थी डाटा में दी गई थी। अब हमारे पास तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं XL XC और R, और नेक्स्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट की वैल्यू को, क्योंकि XL और XC दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल होंगी तो हमारे पास जो करंट की वैल्यूज़ होंगी वो जो होंगी वो IC, क्योंकि इस डायग्राम में पैरेलल सर्किट में RLC पैरेलल सर्किट में हमने जो इम्पीडेंस डायग्राम बनाई थी उसमें हमने IC और IL दिखाया था और वो कैंसिल हो रहे थे, तो लिहाजा बाकी हम IR के हवाले से बात करेंगे। तो एट रेजोनेंस IL एंड IC दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा करंट IS IR के बराबर होगा। IS से क्या मतलब है सोर्स करंट और IR से क्या मतलब है करंट अक्रॉस द रजिस्टर। तो IR की वैल्यू V/R जो कि बनती है 1.67 एम्पियर। इसी तरीके से हमारे पास IL की वैल्यू है V/XL दैट इज़ 2.45 एम्पियर। इसी तरह हमारे पास वैल्यू बनती है IC की दैट इज़ 2.45 एम्पियर एज वेल। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे IL और IC दोनों वैल्यूज़ 1.67 से ज़्यादा हैं और हमारा फाइनल जो हमने प्रूव करना था कि एट द ब्रांच करंट्स IL एंड द IC में ईच बी लार्जर दैन द सोर्स वैल्यू। तो ये एक एग्जांपल के ज़रिए मैं फोर्थ पॉइंट को आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरीके से IL और IC की वैल्यूज़ अपने जो है वो सोर्स करंट की वैल्यू के मुकाबले में ये ज़्यादा होती है। दैट इज़ द एंड ऑफ दिस टॉपिक। होप द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।